तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपके डीएलएड की तैयारी भी काफ़ी ठीक-ठाक तरीके से आपके लोग की चल रही होगी। ठीक है, तो आज सॉल्व करने वाले हैं आपके यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पेपर 2020 में हुआ था मैथ का पेपर, उसके सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले आपका 2017 का, 18 का, 19 का 3 साल का जो पेपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है? जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को जाके देखिए, कितना हमने बढ़िया समझा रखा है, ठीक है? काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा रखा है और वो तरीका आप अपनाते हैं अपने पेपर में तो 100% आप स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? ये हमारा मतलब दावा है कि अगर आप ऐसा सॉल्यूशन एग्ज़ाम में करके आते हैं, तो आपको एग्ज़ामिनर जो है आपका एक भी नंबर काटेगा नहीं, 100% स्कोर एग्ज़ामिनर आपका देगा यहाँ पे, ठीक है? जाके देखिए उसको। और इसके पहले हमने 2000 आपका यहाँ पे क्या 2016 से लेके 2023 तक का त्रिकोणमिति का जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में करवा रखा है। और इसी तरह हमने क्या किया, सर्कल का भी सवाल हमने करवा दिया एक ही वीडियो में, क्योंकि ये दोनों आपके टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इसके बाद हम लेके आते हैं आपके जो यहाँ पे मेन सॉल्यूशन के जितने आपके सवाल पूछे गए हैं 2016 से लेके 2023 तक के, एक ही वीडियो में इसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? जाके मतलब जो लोग नहीं देख पाए हैं सर्कल का और त्रिकोणमिति का, वो जाके देखिए कितना हमने बढ़िया समझा रखा है, सवाल के साथ-साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा रखा है, ठीक है? तो आज देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले 2020 का यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं गणित के पेपर को यहाँ पे, ठीक है? 4th सेमेस्टर के यहाँ पे। तो बात करें आज का, देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपका, आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है पहला सवाल, त्रिकोणमिति का सवाल आपका। सवाल देखिए जो बोला, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा यहाँ पे? बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे जो दिया आपका यहाँ पे cos a बराबर क्या दिया है, 0 है। हमने बताया था कि आप बताइए cos कितनी डिग्री की वैल्यू 0 होती है? cos कितनी डिग्री की वैल्यू 0 होती है? तो आप बोलेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो आप बताइए यहाँ पे 0 के स्थान पे हम रख सकते हैं क्या cos 90? क्योंकि भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, cos 90 रख दिया, 90 डिग्री की वैल्यू का 0 होती है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे एंगल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एंगल जो आपके सामने यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, 90 है, ठीक है? तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर मिलेगा इसका क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपके सामने जो दिख रहा है क्या, ये आपके सामने मिल जाएगा यहाँ पे, ये बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है? ये मिलेगा आपका बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? पहले का जो आंसर क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। बहुत आसानी से हमने बताया है, इसका सलूशन बताया है, ठीक है? चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। इसका निकालना बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो आपके पास यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, जो आपकी संख्या सबसे ज्यादा बार देखेंगे वही होगा आपका बहुलक होगा। तो आप देखें यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमको लगता है 5 अगर देखा जाए, और क्या यहाँ पे है 7 सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। अरे 5 अगर देखें, 1 है, 2 है, 3 है। 5 आपका 3 बार आया है। 7 की बात करें, 1 2 3 4, ये 7 देखिए आपका यहाँ पे कितनी बार आया है, ये 4 बार आया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये देखिए आपके सामने, ये आपके सामने जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने 7 आपका 4 बार आया है यहाँ पे, ठीक है? ये आपका 7 जो है यहाँ पे कितनी बार आया है, आप बोलेंगे यहाँ पे 4 बार आया आपका है। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है जो संख्या आपकी ज्यादा बार यहाँ पे दी गई है वही होगा बहुलक होगा। तो संख्या आप यहाँ पे जो 7 दिख रही है, संख्या 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 कहाँ दिखा दे रहा है, ये पहला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पहला जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है 7, क्योंकि 7 भाई सबसे ज्यादा बार आया है तो वही क्या होगा, हमारा बहुलक हो जाएगा यहाँ पे। चले आपके नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसे कहते हैं घातांक एंड करड़ी कहते हैं, ये करड़ी का आपका यहाँ पे सवाल है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा।
जैसे आपके सामने ये जो दिया गया है, ठीक है, जो दिया गया है, क्या दिया है, ये दिया है रूट का b बटे कितना दिया है, c दिया है। ये चीजें क्या है, गुणे में है। फिर आगे क्या दिया है, c बटे a दिया है, c बटे कितना, सॉरी b दिया है। ये भाई a नहीं, यहाँ पे ये c नहीं a है ना, b बटे a, c बटे a, फिर आपका यहाँ पे क्या दिया है, a बटे c दिया है। ए बटे क्या दिया, सी दिया। इसी को सिंप्लीफाई करना, तो क्या होगा यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा क्या, ये देखिए बी से क्या होगा, बी कैंसिल, ठीक, सी से क्या होगा, सी कैंसिल, ए से क्या होगा, ए कैंसिल होगा। तो कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा। कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा। जो हमारे सामने दिख रहा आंसर क्या दिख रहा है, ये है आपका, ये 3, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर का 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चले चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला आपका जो प्रश्न है यहाँ पे, एक ही वृत्त का जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है, एक ही वृत्त का जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है, तो निकालना है वृत्त की, क्या निकालना, परिधि निकालना है। अब वृत्त की जो परिधि आपका यहाँ पे जो निकालना, देखें यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, तो पाई की वैल्यू हमको रखना नहीं है, पाई के रूप में ही हमारा आंसर दिया गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये दिया है व्यास, ये दिया क्या, व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है, इसका आधा होता है, ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। तो हमसे पूछा परिधि, तो वृत्त का जो होता है परिधि, जो होती है वृत्त की यहाँ पे परिधि, वृत्त की जो होती है परिधि, जो होती है क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का तो हमको रखना नहीं वैल्यू, क्योंकि पाई के रूप में ही दिया है। आर कितना है, 6 दिया है, आर कितना दिया, 6, तो दोनों गुणा करेंगे, 6 दूना कितना, 12, तो ये 12 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परिधि। हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन क्या है, इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या मतलब पाई में होगा, 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये चौथा आपका प्रश्न था। चारों के चारों काफी इजी सवाल थे, जिसको आप मौखिक कर सकते हैं। मौखिक करने का मतलब, अगर आपके अस्तर से बात किया तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि इसमें सीधे आपको आंसर लिखना होता है कि हाँ ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का सीधे आंसर आपको लिखना, ना कि ये सॉल्यूशन इसका लिखना होता पेपर में। सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, चौथा है। इसका जो यहाँ पे उत्तर होगा, सीधे ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन हमारा पहला जो है 12 पाई सेंटीमीटर, यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। बस इतने आपको पेपर में इतना ही करना है, ना कि ये चीज लिखनी है आपको। ठीक है, हमको आंसर से मतलब है, तो ये चीज आपको नहीं लिखना है, सीधे हमको आंसर लिखना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। जानकारी देने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके सामने हमने यहाँ बनाया क्या, समांतर चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में अब थोड़ा जानकारी मतलब होनी चाहिए भाई, जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए ना समांतर चतुर्भुज के बारे में, तभी तो आप इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके यहाँ पे आमने सामने के भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। आमने सामने के जो भुजाएं क्या हो, ये इक्वल हो, ये आमने सामने के भुजाएं क्या हो, इक्वल हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आमने सामने के जो भुजाएं इक्वल तो है ये है, उसके साथ साथ क्या यहाँ पे समांतर है। ये आपके यहाँ पे क्या है, ये जो आमने सामने के इक्वल तो है ये, इसकी लेंथ है, बाकी यहाँ पे क्या है, समांतर हो, ये समांतर आपके हैं। समांतर रेखाएं कैसे करते, ऐसे आपकी 2 रेखाएं जो आपके कहीं पे काटे ना, कह सकते हैं कि वो अनंत पे जाके मिले। ठीक है, जैसे आपके पास ये 2 रेखाएं हैं, मान लीजिए
ये इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। ये इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये क्या है, आमने सामने की रेखाएं जो है, भुजा जो है समान है और क्या है, समांतर तो है, ये है। ठीक है, ये होता है। अगर ये समान तो इसके यहाँ पे क्या होगा, आमने सामने के एंगल भी जो होते हैं समान होते हैं। आमने सामने के जो एंगल होते क्या होते हैं, समान होते हैं। आमने सामने के जो एंगल यहाँ पे क्या है, समान है। ठीक, ये इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती है, समांतर चतुर्भुज की होती है कि आमने सामने का जो कोण होता है क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब आपको पता है कोई भी आपके पास चतुर्भुज है, चाहे जो आपका आधा टेढ़ा कुछ भी मतलब हो, आपका चतुर्भुज है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, समांतर चतुर्भुज, चाहे जो भी आपके पास अगर चतुर्भुज है, उनके चारों एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको पता है इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं एक कितना होते हैं, 360 डिग्री। तो ये आपके क्या है, आपस में बराबर हो सके, और क्या, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई भुजाएं बराबर तो एंगल बराबर होंगे, सिंपल सा। तो इसमें कितने समकोण बनेंगे, आपको पता है जब एंगल बराबर होंगे तो इसको 4 बराबर भागों में आप बांटेंगे तो कितना, प्रत्येक जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। प्रत्येक जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 4 आपके समकोण मिलेंगे, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, है ना, समकोण कहते हैं उसका। तो ये आपके पास कितने बनेंगे समकोण, 4 समकोण बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्या जहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोई बना तो ये समझिए वहां पे समकोण है। ठीक है, समकोण करने का मतलब 90 डिग्री का एंगल। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवालों पे। अगला आपका सवाल यहाँ पे, सवाल जो कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल आपका। आपने क्या किया, दो सिक्कों को उछाला, दो सिक्कों को आपने उछाला तो यहाँ पे एक साथ शीर्ष आने की संभावनाएं क्या है, पहले आप बताइए टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं। या तो भाई आप दो सिक्कों को उछालेंगे, या तो आपका टेल आएगा या तो हेड आएगा। पहले वाले में अगर टेल आया तो दूसरे में क्या आएगा, हेड मान लीजिए आ गया। अगर पहले वाले में हेड आया, सॉरी हाँ, पहले वाले में हेड आया, दूसरे में क्या आएगा, टेल आएगा। या तो आपका टेल टेल आएगा, या फिर क्या आपका आएगा, हेड हेड आएगा। यही 4 आपकी संभावनाएं हो सकती हैं आपके दो सिक्के उछालने पर। तो आप बताइए यहाँ पे जरा, आप ये बताइए यहाँ पे जो शीर्ष आने की एक साथ जो संभावनाएं दिख रही क्या एक ही है क्या, यहाँ पे शीर्ष आने की संभावनाएं क्या है, एक ही है क्या, यहाँ पे बताइए। जो एक साथ हेड हेड आ रहा है आपका एक ही बार तो आ रहा है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे संभावनाएं अगर देखा जाए, यहाँ पे टोटल बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे अगर बात किया जाए कितनी संभावनाएं हैं, 4 संभावनाएं। 4 में से कितनी संभावनाएं आपकी हो सकती हैं, एक संभावना होती है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष आने की संभावनाएं 1/4 है। 4 में से एक आपका आएगा, एक ही बार आएगा। शीर्ष आने की संभावनाएं, आने की संभावनाएं जो शीर्ष आने की यहाँ पे क्या संभावनाएं कितना होगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। ये जवाब दिखाता है टोटल दिखाता है, बाकी एक दिखाता क्या आपकी पॉसिबिलिटी जो दिखती है यहाँ पे, एक ही शीर्ष आने की दो बार एक ही आने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, 4 में से एक ही बार आपका दो शीर्ष एक साथ आएंगे, क्योंकि सवाल लेके यहाँ पे बोला क्या है, एक साथ शीर्ष आने की संभावना, एक साथ शीर्ष आने की संभावना। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पे। समझ पा रहे क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, जी हाँ सही दिख रहा है ना। चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, यदि बेलन की ऊंचाई है तो बेलन का निकालना आयतन निकालना है। तो बहुत ध्यान समझिए,
आधार का जो क्षेत्रफल दिया है, आधार जो होता है बेलन का जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बनाया बेलन बनाया, तो इसका जो आधार होता है वो क्या होता है यहाँ पे बेलना, सॉरी ये जो होता है वृत्ताकार होता है। ये ऊपर नीचे क्या होता है, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो होता है आपका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार क्या है, वृत्ताकार है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल वहां पे दिया क्या है, पाई और स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। आधार का क्षेत्रफल अगर बात करें, आधार का, किसके आधार का, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, 100 सेंटीमीटर दिया, 100 सेंटीमीटर वर्ग दिया यहाँ पे। ये आधार का यहाँ पे दिया क्षेत्रफल दिया। ठीक, आपको पता है कि आधार हमारा क्या है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखी, वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये आपका दिया है नीचे का जो आपका वृत्ताकार भाग होता है उसका दिया क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, अब उसके साथ क्या दिया है, यहाँ पे दिया उसकी हाइट दिया है, ये दिया है बेलन की हाइट दिया, ये ऊंचाई आपका यहाँ पे दिया है, इसके क्या दिया, ऊंचाई दिया, क्या दिया है, ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर हाइट इसकी दे रखा है यहाँ पे। अब आपको निकालना है बेलन का, निकालना आयतन यहाँ पे। तो आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, कोई बताएगा, जो होता है यहाँ पे क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का, बेलन का आयतन, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है इसका आयतन होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 100 दी है। अरे भाई यही दिया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना, 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 दिया है, इंटू में कितना, ये हाइट, जो हाइट की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, कितना दिया है, 10। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या, 100 गुणे 10 कितना मिलेगा, 1000। तो ये 1000 जो मिला, क्या मिला, ये आयतन का जो इकाई क्या होती है, वर्ग, सॉरी घन सेंटीमीटर होती है, घन सेंटीमीटर। इतना क्या आ जाएगा आपका, घन सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। बेलन का आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, आयतन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आयतन आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए पूरा, काफी हमने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने लोग क्या करेंगे, ये आपका क्षेत्रफल दिया है तो वहां से क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालेंगे क्यों, अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, कहेंगे आप यहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या जो भी वहां से आएगी, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे त्रिज्या, फिर यहाँ भी सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आपका टाइम वेस्ट जाएगा, यहाँ भी टाइम आपका वेस्ट जाएगा। तो आप कम से कम इस सवाल में अपना 1 मिनट का टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन इस चीज को आप एग्जाम में तभी समझ पाएंगे जब पहले से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्या करें, इसके पहले आपने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा है तो सीधे क्या करेंगे, एग्जाम में ना आपके सामने ये दिया होगा, क्षेत्रफल दिया तो वहां से निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या वहां से निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा। फिर यहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सीधे क्या आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 रखा, इंटू में हाइट है तो हाइट की वैल्यू दे रखा था, 100 गुणे 10 इंटू कितना, 1000, सिंपल सा आपका आ जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये चीज आप वही देख रहे, जब तभी आप सोच पाएंगे यहाँ पे जब पहले से आप करके गए होंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलें आगे, तब चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो आपका यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है, समीकरण आपके पास दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10 इज इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया है। इसको हमको करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप एग्जाम में, हमने ऐसा समीकरण मतलब सॉल्व करने के
तरीके काफी बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। आप जाके 17 के देखेंगे वीडियो, 18 के, 19 के, हर साल आपका ऐसा सवाल बनता है, एग्जाम में बनता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए यहाँ पे। ये दिया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना दिया है 7x प्लस कितना दिया है ये 10 इज इक्वल टू कितना 0 है। तो क्या करेंगे आप, इसका जो गुणांक यहाँ पे कितना 1 है, 1 गुणे कितना आप 10 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 गुणे 10 करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो 10 मिला आपका यहाँ पे, इसका जो गुणांक था 1 था, यहाँ पे आपने गुणा किया 10 में तो 10 मिला। अब 10 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल कितना आता हो 10 आता हो, और जोड़ने के बाद कितना आता हो 7 आता हो। समझ पा रहे हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं हम, गुणा करने के बाद 10 आता हो, जोड़ने के बाद कितना 7 आपका आता हो, तो ऐसा आपको निकालना फैक्टर। तो आप बोलेंगे इसका जो फैक्टर यहाँ पे दिखता है 2 और कितना 5, दोनों का गुणा करेंगे 10 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास फैक्टर क्या निकले 2 और क्या निकला 5 निकला यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस कितना 5x मिलेगा, प्लस का यहाँ पे कितना देगा 10 इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों जगह से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, कॉमन क्या करेंगे यहाँ पे, कॉमन करेंगे यहाँ पे x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो अंदर के बचेगा x प्लस कितना 2 बचेगा। अब इन दोनों जगह से कॉमन आपका 5 है, तो 5 जब कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना 5 दूना कितना 10 होगा, बराबर कितना 0 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। अब दोनों जगह से कॉमन क्या दिखता है यहाँ पे x प्लस कितना 2 दिखता है कॉमन यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जब आपने कॉमन किया तो यहाँ बचा x बचा, और इसको आपने कॉमन किया तो यहाँ बचा कितना आपका 5 बचा यहाँ पे, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको निकालना है जब समीकरण, तो इसका निकालना पड़ेगा वैल्यू x की यहाँ पे। तो लिखेंगे यदि 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 क्या आप लिखेंगे, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इन दोनों में से भाई कोई न कोई 0 के बराबर है, हमने क्या किया इसको 0 के बराबर कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे यदि क्या x प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आपकी आ गई, x की आ गई, दो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, दो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, x की आ गई यहाँ पे। ठीक, चले तब आगे बताइए, अब चले, क्योंकि यही आपका सलूशन था इस सवाल का, बाकी कोई इसमें और कुछ करना नहीं था। सवाल लेके अगला यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का सवाल फिर से आपका यहाँ पे। मेंस्ट्रुएशन का आपका जो चैप्टर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे त्रिकोणमिति है, सर्कल है, उसी तरह से आपका मेंस्ट्रुएशन भी चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, एक ही वीडियो लेके आएंगे यहाँ पे, समाप्त कर देंगे 2016 से लेकर 2023 तक के जितने आपके प्रश्न पूछे गए उसके सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व करा देंगे, जिससे आपको कहीं कहीं खोजना ना पड़े। ठीक है, जो आप क्या करते खोजते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सवाल लेके आपका जो दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। जो आपका पहला वृत्त है वो दूसरे वृत्त की क्या है 4 गुनी है। जैसे समझिए, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी, कौन पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, ये दूसरे वाले वृत्त की क्या है 4 गुनी है, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या के क्या है 4 गुनी। अगर इसको हम मान लेते क्या है r है, इसको हम मानते r है, तो ये क्या होगा 4r हो जाएगा।
इसका देखिए 4 गुना आपका है। जो आपका यहाँ पे पहले वाले जो वृत्त की त्रिज्या है दूसरे की क्या है 4 गुनी है। अगर ये क्या यहाँ पे है, ये आपका आर है तो ये कितना यहाँ पे 4 आर है। ठीक है, ये कितना है 4 आर दिया गया है। ये दूसरे जो वृत्त की त्रिज्या, समझ पा रहे हैं क्या? दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है यहाँ पे, ये आर है। अब यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आपको समझना है यहाँ पे है, समझिएगा ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर। इसको अगर हम पहले वाले के यहाँ पे जरा मान लें, क्या मान लें, पता है क्या मान लें, थोड़ा सा अगर यहाँ पे क्या माने यार, चलिए पहले वाले के यहाँ पे R1 मान लें, यहाँ पे पहले वाले के यहाँ पे R1 मान लें, R1 स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे वाले के यहाँ पे क्या मान लें, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या करेंगे आप मानेंगे पाई R2 का स्क्वायर मान लेंगे। हमको जो निकालना अनुपात निकालना, तो अनुपात क्या होता है आपका बटे, यहाँ पे इनका क्या निकालना, अनुपात निकालना है, इसका क्या करना, अनुपात निकालना है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलेगा, R1 क्या है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या है, ये कितना 4 आर दिया है, 4 आर का कितना स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। और ये R2 की वैल्यू दूसरे वाले कितनी R है, तो R का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये 4 का और R का स्क्वायर करेंगे तो 16 आर स्क्वायर होगा, 16 आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर आपका है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास का 16 बटे कितना 1। हम 16 बटे 1 को कह सकते हैं 16 अनुपाते कितना 1 कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या चीजें आपके जो बटे यहाँ पे दिख रहे, इसको हम अनुपात के रूप में भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ पे मिला क्या, हमारा जो इसका आंसर मिला, क्या मिला, ये आपके सामने मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे मिल गया, आपका उत्तर मिल गया यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या? ये मिला आपका 16 अनुपाते 1। सही दिख रहा ना राइटिंग वगैरह, क्यों सही है? चलिए ठीक है, माना पहले वृत्त की त्रिज्या 4 आर। कैसे हमने क्या समझ पा रहे होंगे चीजों को अच्छे तरीके से। अगला सवाल चलते हैं। अगला आपका सवाल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल A बराबर कितना 55 डिग्री तथा B बराबर 60 डिग्री दिया है, तो एंगल C तथा एंगल D का मान निकालना। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने बनाए एक क्या चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, कैसे आपका बनेगा चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का फिगर जो बनाया यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमने बना दिया। यहाँ पे क्या चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ये आपके सामने क्या किया, चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया भाई। बढ़िया सा पूरा प्रयास किया है बनाने का। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा आपका चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि पर चारों के चारों कोने क्या करे, टच करे। ये जो आपके पास चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है वृत्त के यहाँ पे क्या कर रहा है, परिधि पर ना, ये क्या करता है, टच करता है। क्या करता है, टच करता है, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। या फिर आपके सामने जिसके आमने सामने का जो कोणों का जो योगफल होता है, आमने सामने का कोणों का जो योगफल 180, तब भी आपका क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब समझे, हमने इसका सेंटर यहाँ पे मान लिया क्या, वृत्त का सेंटर, इसको हमने नाम दिया कितना, ओ नाम दिया। ठीक है, अब इसको हमने नाम दिया जो आपके पास चतुर्भुज है ए बी, ये सी हो गया, ये क्या होगा, डी हो गया, ये हमने नाम दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे,
बताइए भाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए का जो यहाँ पे कितना दिया डिग्री जो दिया है 55 डिग्री दिया है, और एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। अभी हमने बताया कि आमने सामने का जो कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है आमने सामने कोणों का जो योग होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई, कोई बताएगा? ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 डिग्री, ये 55 तो ये कितना आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे कितना 60, तो 100 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 और इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल डी और सी का मान पूछा तो हमारे पास आंसर जो मिल गया यहाँ पे क्या, एंगल सी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, एंगल सी की वैल्यू 125 डिग्री मिल गई, और एंगल डी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 120 डिग्री मिल गई। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा हमारे पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, जो आपके सामने यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में इस प्रकार से करना नहीं है। एग्जाम में हमको तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने कैसे लेके आया, वहां पे लिखित दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे समझाते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पहले प्रमेय लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज का यहाँ पे क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा ऐसा चतुर्भुज, ऐसा ऐसा चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चक्रीय चतुर्भुज, या फिर लिखे चक्रीय, सीधे लिखे आप चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने आमने सामने के, आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके सामने यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए हम मिटा रहे हैं ना। अब समझिएगा आमने सामने का कोणों का योग, एंगल ए, क्या लिखेंगे एंगल, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? यही तो आपका पास आएगा, इसको समीकरण 1 मान लें हम। अब यहाँ पे बात करें, लगे हाथ सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ए की वैल्यू कितना दिया है 55 डिग्री दिया है, और एंगल सी का मान यहाँ से निकल जाएगा 180 की कर देंगे, बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको समीकरण क्या माने, छोड़िए इसको। अब यहाँ पे इसको 55 को हम इधर ले जाएंगे, तो 180 माइनस कितना मिलेगा 55 मिलेगा, तो यहाँ से एंगल सी का मान कितना आ जाएगा, आप निकालेंगे यहाँ पे 125 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका, ये एंगल सी का मान आ जाएगा। ठीक है, एंगल सी का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, एंगल निकालते हैं डी की वैल्यू। हमको पता है क्या, जैसे आपका ए आपका आमने सामने का कोणों का योग 180, इसका भी क्या मिलेगा 180 आ जाएगा। तो एंगल सी, सॉरी बी आपका डी, एंगल बी और एंगल क्या होगा डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब एंगल बी की वैल्यू कितना दिया है 55 डिग्री दिया है, कितना दिया 55 डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये निकालना आपको,
तो एंगल डी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकालेंगे 180। ये जो आपके सामने यहाँ पे दे इसको हम इधर लाएंगे ये आपका 60 दिया है, कितना दिया 60 डिग्री दिया। तो यहाँ पे 60 लाके घटा लेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ से घटाएंगे 120 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 120 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये एंगल सी, एंगल डी का मान आपके सामने यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। ये आपका सामने आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही आपके उत्तर आपके सामने काफी हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है, पेपर में लिखना है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का 100 कोणों का जो योग 180 डिग्री होता है, उसके बाद ये चीज सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगर इतना लिख देते हैं एग्जाम में ना, तो यहीं से एग्जामिनर मतलब समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अगला सवाल, साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन कितना 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 1/, कितना होती है 2 होती है। रूट क्यों लिख रहे हैं हम भाई, ये कितना होगी 2 होगी, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आधा मिलकर कितना होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का कितना 1, ये दिया पहले से है, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका जो आंसर क्या मिलेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो उत्तर मिल जाएगा 2 आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं, बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, 12वां सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपके सामने यहाँ पे नंबर जो दिखाई दे रहा होगा प्यारा सा, ये 12वें नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12 आपके सामने जो दिया है, समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है यहाँ पे। ये समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये समीकरण आपके पास, इसको हमने नाम दिया कितना 1, इसको हमने नाम दिया कितना 2 नाम दिया। ये समीकरण आपके पास यहाँ पे 2 हमने नाम दे दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, एक्स और वाई का मान निकालना होगा। एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एलिमिनेशन, यहाँ पे ठीक है, एलिमिनेशन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जो हिंदी होती है विलुप्त या ऐसा कुछ उसकी हिंदी होती है, ठीक है। तो ये कैसे आप मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, पहले हमारा काम क्या होगा, किसी एक को क्या करेंगे हम सेम करेंगे, किसी एक चीज को क्या करेंगे सेम करेंगे। एक चीज का कहने का मतलब क्या है, जैसे आप क्या करें, आपके सामने ये सवाल दिया होगा, पहले हम सवाल को अपनी कॉपी में लिखेंगे 2x माइनस कितना 3y इज इक्वल टू कितना 13 और 7x माइनस कितना 2y इज इक्वल टू कितना 20। ये समीकरण हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम जो करेंगे यहाँ पे ना, इसके बाद क्या करेंगे, किसी एक को सेम करेंगे यहाँ पे। और इन दोनों को सेम कर ले ज़्यादा बेटर पड़ेगा, वाई को सेम कर लें, क्योंकि हम देख के 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, इसको भी आप सेम कर सकते हैं। आप बताइए, अगर 3 में हम क्या कर दें, पूरे समीकरण में हमने क्या किया, इसमें 2 से गुणा कर लिया और इसमें क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे कितना 2 है, 2 और 3 यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर ले यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा कर ले यहाँ भी 6 बन जाएगा। दोनों ही वैल्यू आपके इक्वल मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू आपके इक्वल मिल जाएंगे। लेकिन आपको देखें, हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा पता, क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना 2 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 1 में 2 से करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ये मिलेगा आपके सामने यहाँ पे।
समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ बात करते हैं। आगे क्या करेंगे, जब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या आपके पास मिलेगा यहाँ पे, ये 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू कितना, 2 से गुणा करेंगे 26 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे 21x मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 दिया कितना 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज मिलेगी यहाँ पे, ये चीज आपके पास मिलेगी क्या यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से आप ना क्या कर, चाहे 2 में से 1 घटाए चाहे 1 में से 2 घटाए, किसी कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण, भाई ये क्या करना हमको यहाँ पे, इसको घटाएंगे तभी आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका ये चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से, 1 में से समीकरण, समीकरण 2 घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, ये आप लिखिए या फिर आप देखिए, ये लिखेंगे तो अच्छा लगेगा कि, ठीक है। बाकी आप ऐसे डायरेक्ट भी कहीं कर सकते हैं, ठीक, इतना तो मतलब आप कर ही सकते हैं। सीधे आप क्या करेंगे पेपर में, सीधे यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये माइनस होगा तो ये प्लस, क्योंकि ये माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा होकर प्लस कर देगा, यहाँ पे इसके आगे प्लस लगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई कैंसिल। अब यहाँ बताइए माइनस का 21 ये प्लस का कितना 4, तो घटाएंगे कितना, माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे 17 मिल जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा, 17x मिलेगा। यहाँ पे घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 26 में से 20 घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 बटे कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ये जो माइनस है आप माइनस को इधर लेके आइए तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे। सही है क्या, सही है ना। अरे भाई 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 26 आ जाएगा यहाँ पे, 2 शून्य गुणा, बाकी यहाँ पे 17 के 21 होगा, 2 तिया 6, 20 तिया 60, ये गलती हो गई यहाँ पे। ये देखिए 60 यहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे भैया 60 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 60 होगा ना तो यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 34 मिलेगा क्या, माइनस का क्या मिलेगा 34 मिलेगा यहाँ पे। क्यों, 3 2 5 6 माइनस 34। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से क्या होगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पे, तो 34 बटे कितना मिलेगा, यहाँ पे 17 मिलेगा। तो काटेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिला यहाँ पे, x बराबर जो मिला यहाँ पे कितना मिला, 2 मिला। अब x बराबर जो 2 मिला आपके सामने, यहाँ पे x बराबर कितना मिला, 2 मिला यहाँ पे, x बराबर कितना मिला 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में आप रख देंगे y की आ जाएगी वैल्यू, तो लिखेंगे समीकरण x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या 2, x की जो वैल्यू है समीकरण, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे, तो क्या करेंगे उसके बाद, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे कितना दिया है 2 गुणे 2 माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, ये 13 दिया है, इज इक्वल टू कितना दिया है 13 दिया है। अब यहाँ पे दोनों गुणा करेंगे 4 मिलेगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना 13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस 3y को इधर लेके आएंगे, सही है, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 3y को उधर लेके जाएं, या फिर आप यहाँ पे क्या करिए इसको इधर ही लेके जाइए, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, 3y प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो माइनस होगा, तो 4 माइनस कितना मिलेगा 13 मिलेगा यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे बात करते हैं, आगे जो मिलेगा 3y, 3y और इधर मिलेगा माइनस का कितना मिलेगा 9 मिलेगा, काटेंगे 3 3 का 9, तो y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे माइनस का 3 मिल गई, तो y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे माइनस का 3 मिल गई। दोनों ही समीकरण आपके सॉल्व करने के बाद जो हमारा x और y की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के जो आपके सामने देख रही है, x बराबर 2 है, y बराबर कितना माइनस का 3 है। ठीक है,
ये हमने समीकरण को सॉल्व किया तो जो हमारे पास आंसर जो मिला यहाँ पे, ये आपके सामने मिला। ठीक है, ये समीकरण का जो आंसर यहाँ पे मिला आपके सामने जो। ठीक है, सही दिख रहा है ना सवाल? क्यों? सवाल का सॉल्यूशन सही से दिख रहा तो चले आगे, तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे, ये आपके सामने जो दिखा, इसका निकालना माध्यिका निकालना है। क्या निकालना? इसका जो निकालना माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकालेंगे इसका यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले हमको निकालना पड़ेगा ना भाई, समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपके सामने जो देखा हमने, ठीक, हमने यहाँ पे लाइन खींच लिया। टेढ़ा दिख रहा है क्या? ठीक है, ये लिखा आयु, लिखा यहाँ पे क्या लिखा? आयु। और यहाँ पे लिखा छात्रों की संख्या। मान लीजिए ये छात्रों की क्या है? संख्या है। आयु क्या है यहाँ पे? 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे, संख्या क्या दिख रही है? 4 है, 8 है, 12 है, फिर कितनी? 6 है, फिर कितनी? 10 है। ये चीज आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, 4, 8, 12, 6, 10, ये आपके सामने हमने लिख लिया। अब अगला जो कॉलम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगला जो हमने कॉलम बनाया है यहाँ पे लिखेंगे आप ना, ये संचयी बारंबारता, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता, लिखेंगे इसमें संचयी बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता यहाँ पे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे जरा ध्यान दें। संचयी बारंबारता क्या था? ये आपका 4 यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे 4 और 8 जोड़ेंगे, 4 + 8 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, 12 में आप क्या जोड़ेंगे? 12 में आप जोड़ेंगे ये 12, 12 में जोड़ेंगे 12, कितना मिलेगा? 24 आ जाएगा। फिर इस 24 में क्या आप जोड़ेंगे? यहाँ पे इस 24 में जोड़ेंगे यहाँ पे ये 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा। इस 30 में आप क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, इस 10 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? यहाँ पे 40 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 40 मिलेगा यहाँ पे। तो ये सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकला? ये सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकला? यहाँ पे ये सबको जोड़ने के बाद जो निकला हमारा n का मान निकला, ये 40 मिल गया। यहाँ पे कितना मिला? 40। अब 40 ये क्या है? यहाँ पे सम है। क्या है? सम है। तो सम के लिए जो हमारा फार्मूला क्या होता है? सम के लिए जो हमारा फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर 1/2 क्या होता है? n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती है, फार्मूला जो होता है। अब यहाँ पर रखेंगे n का मान, रखेंगे n का मान कितना? 40 है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, 1 कितना? 2 रखेंगे यहाँ पे। और n का मान कितना? 40 है, 40/2 वहाँ पद, और यहाँ पे कितना? प्लस 40/2 प्लस का 1 वहाँ पद, और यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 तो है ये है, ये 2 से काटेंगे, कितना मिलेगा? 20वां आ जाएगा, 20वां पद, और प्लस का यहाँ पे 20, 21वां पद, 21वां पद, 21वां पद आ जाएगा। तो 20 और 21 यहाँ पे, तो 1/2, 20वां पद और 21वां पद किस में आएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। 20वां और 21वां जो पद आपका आएगा, जरा ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पे इसके बीच में आएगा क्या? ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे
जाएंगे 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, सॉरी 21 तक जाना है यहाँ पे, 20वां 21वां जो इसमें आएगा, इसके बीच में क्या मिलेगा यहाँ पे 14 आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे क्या 14 प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को जोड़ेंगे 28, 28/2 करेंगे क्या मिलेगा 28/2 करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे ये 14 आ जाएगा। तो 14 क्या मिली यहाँ पे माध्यिका आ गई। यही क्या हमारे पास मिल गई माध्यिका मिल गई। यही उत्तर आ जाएगा इसका। यही हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये उसका सवाल का था सॉल्यूशन था। सही दिख रहा है ना, सही दिख रहा है कि नहीं बताइए। सही है। चले आपके नेक्स्ट प्रश्न में, अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे फिर से त्रिकोणमिति का सवाल। एक तो पहला सवाल पूछा गया था, उसके बाद आपका जो यहाँ पे एक और ये तीसरा आपका प्रश्न त्रिकोणमिति का आपके 2020 में पूछा गया था पेपर में आपके। और तीनों हैं आपके सवाल जो यहाँ पूछे गए थे वैल्यू से पूछे गए थे। त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसकी वैल्यू से पूछे गए थे। कॉट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 है। हमने बताया था tan 45 डिग्री की वैल्यू, और क्या कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, ये होती है। यहाँ पे 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर रखेंगे माइनस सेक 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 जो 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की बात करें यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा। तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो सके यहाँ पे 2 हो सके। 2 का क्या करना है स्क्वायर करना, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना सॉल्व करना। तो यहाँ से मिलेगा ये 4, यहाँ भी 4, और ये मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बचा कितना प्लस का 1/4 मिला, जो इस सवाल का क्या मिलेगा उत्तर मिल जाएगा। क्या मिलेगा इस सवाल का उत्तर आपके सामने मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1/4 आंसर आएगा। चलें आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जरा बताइए यहाँ पे। एक घन आपके जो माप है 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है आपके पास। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना, जो घनाभ का आयतन है घन के आयतन को क्या करना बराबर करना है। घनाभ का आयतन घन के आयतन के क्या है यहाँ पे बराबर करना है यहाँ पे। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का क्या होता है क्यूब होता है, लेकिन घनाभ का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होती है ऊंचाई होती है यहाँ पे। जैसे बात करें आपके सामने यहाँ पे घन और घनाभ की बात करें, जैसे ये आपके सामने क्या है घन है। घन में क्या होता है सभी भुजाएं आपकी होती बराबर होती है। क्या होती है सभी भुजाएं आपकी होती है इक्वल होती है। ये आपके सामने यहाँ पे क्या है घन है, लेकिन घनाभ में क्या होती है ये लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई आपका अलग होता है। ठीक है, ये होता है आपके सामने घनाभ होता है। क्या होता है घनाभ होता है। ठीक है, घन और घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है आयतन होता है, लेकिन इसमें क्या है सभी भुजाएं बराबर है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी क्या इक्वल है। जब इनका आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप गुणा करेंगे तो भुजा आपके सेम आएंगे, तो उस केस में क्या होगा भुजा का आपका क्यूब होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और क्या घन का आयतन क्या करेंगे आप बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो घन का जो आयतन यहाँ पे क्या मिलेगा, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई, ऊंचाई होगा। तो क्या होगा घन का जो आयतन क्या मिलेगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब आ जाएगा। तो लंबाई कितनी घनाभ की है 98 है, इंटू में चौड़ाई कितनी है 42 है, 18 ये क्या दिया है ऊंचाई दिया है। ये क्या है भुजा का क्यूब है, क्या है भुजा का क्यूब है।
ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, हमको निकालना भुजा का मान निकालना। ये भुजा का क्यूब का मान आया है। ये 14 सत्ते कितना होता है 98, 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है, ऐसा होगा। और ये चीज यहाँ पे क्या है, 14 तियाँ क्या होती है 42 होती है, 14 तियाँ कितना होता है 42 होता है, 14 तियाँ कितना 42 होता है इंटू में। अब ये क्या होता है 9 दूना 18 होता है, कितना होता है 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18, सही है, 9 दूना 18 होता है। ये हमने कर लिया, इसको तोड़ लिया यहाँ पे। ये भुजा के क्यूब के क्या है बराबर है, भुजा के क्यूब के क्या है बराबर है यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए जरा, ये 9 को हम लिख सकते हैं कितना, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 3, ये 3 गुणे कितना 3 इंटू में कितना 2, ऐसा होगा क्या यहाँ पे, क्यों आप बताइए ऐसा होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे है, ठीक, इसको 14 रहने ही दीजिए आप, ये 14 आप रहने ही दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। ये जो 2 दिख रहा है 2 का गुणा आप यहाँ पे करेंगे, ये भी 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो कह सकते हैं पता क्या, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है क्या, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है, ये 7 जो दिखा दे रहा है, बाकी फिर ये जो दिखा रहा है 2, इन दोनों का गुणा करके आप एक ही में लिख दीजिए क्या 14। समझ पा रहे हैं यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कितना, देखिए अब सवाल आपका आसान हो गया। यहाँ पे लिख लिया कितना 14 दोनों का गुणा करके। अब हमको निकालना भुजा का क्यूब निकाल, देखिए यहाँ पे ये 3 3 का जोड़ा मिल गया कि नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास इसका जब आप निकालेंगे घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे 14 मिलेगा, इसका घनमूल निकालेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो ये इसका घनमूल निकालेंगे भुजा निकलेगा, क्या निकलेगा भुजा। तो भुजा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 42 आ गई, कितनी आ गई 42, कितना आ गया 42 आ गया यहाँ पे, 42 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछा क्या है, घन की भुजा पूछा भी था, घन की भी भुजा, तो घन के जो भुजा क्या मिल गई, ये घन की क्या आई भुजा आई, घन की भुजा आई क्या, घन की आ गई भुजा भाई यहाँ पे आ गई, ठीक है, घन की आ गई यहाँ पे क्या भुजा आ गई, ठीक है। ये था आपका यहाँ पे इसका सलूशन था यहाँ पे। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में, अगला जो प्रश्न ये भी आप मौखिक का सवाल, ये हमने करवा भी रखा है आपका जो सर्कल के चैप्टर में यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा हो गया टाइम, अभी 2 सवाल करने, इसको भी करना है और बाकी फिर अगला जो है इसको भी करना है। चलिए किया जाएगा, और क्या, सिंपल सवाल देखें यहाँ पे, 2 तरीके से सवाल कर सकते हैं यहाँ पे। ये 30 है, ये भी 30 है, और ये सेंटर आपका, सेंटर से क्या करें जीवा जो आपके यहाँ पास करे, जो सेंटर से जीवा पास करते हैं उससे कहते हैं क्या व्यास कहते हैं, ठीक है, जीवा कहते हैं व्यास। आपको सामने पता है कि अगर ये व्यास है तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये सेंटर से पास करता है, सेंटर मतलब केंद्र से जा रही है रेखा, तो ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ऊपर देखे अर्धवृत्त है, नीचे भी क्या अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त अगर है तो ये जो आपका एंगल क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो क्या होता है समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या था समकोण। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अर्धवृत्त जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये कोण आपका जो बन रहा है ये क्या है 90 डिग्री का है, और ये भी नीचे वाला भी अर्धवृत्त ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और अभी हमने बताया क्या, अभी जो हमने बताया कि अगर आपके सामने कोई चतुर्भुज है और वृत्त के परिधि पे टच कर रहा है, उसके सारे के सारे कोने अगर टच करते हैं तो वो क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज भी होता है। तो ये जो सारे कोने यहाँ पे क्या करते हैं टच करते हैं, तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यहाँ पे क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए 90, ये भी 90 है, हमको जो निकालना है क्या सी ए डी, सी ए डी पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। फिर उसके बाद सी बी डी, सी बी डी ये पूरा एंगल निकालना है, पूरा का पूरा एंगल निकालना है यहाँ पे है। तो कैसे क्या करेंगे आप, कैसे आप क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे, पता है ये तो 99 कन्फर्म है, आपको पता है इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 180 कन्फर्म होगा। इन दोनों का जो योग होगा 180 कन्फर्म है। और ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, ये ऊपर जो सामने आपका जो त्रिभुज दिख रहा है ऊपर, ये जो ऊपर आपके सामने त्रिभुज है, तो ये आपके सामने जो त्रिभुज दिख रहा है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो 90 और 30 कितना 120 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 90 ये 40, तो दोनों को जोड़ेंगे 130, तो बाकी बचा कितना 50, ये मिला। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा, जरा कोई बताएगा हमको। ये कितना एंगल आएगा, ये 50 है, ये 30, कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ये क्या निकला, एंगल ए कंप्लीट आपका आ गया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग भी 180 आ रहा है। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या है। क्यों, आमने सामने का जो कोण 180 डिग्री आपको मिल गया कि नहीं, इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज आपका है। बाकी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या, ABCD, क्या करेंगे यहाँ पे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। या फिर आप लिखें यहाँ पे प्रमेय लिखेंगे, पहले जो प्रमेय आपकी यूज इसमें है, पहले जो प्रमेय आपकी यूज होगी इसमें ना, कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में आप लिख लीजिए, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये लिख लीजिए अपने कॉपी में, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, मन नहीं करा लिखने को। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये लिखिएगा प्रमेय। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंगल यहाँ पे C और एंगल यहाँ पे क्या D, ये क्या है आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे आप लिखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACB में। ACB में मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे हम जानते हैं कि ACB में क्या होगा, एंगल ACB, एंगल A, एंगल C, एंगल B बराबर कितना होगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एंगल A का जो मान कितना यहाँ पे दिया है, 30 डिग्री दिया है। कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। एंगल C का मान जो आपने निकाला कितना, 90 डिग्री। एंगल B का मान निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ पे, जरा आप बताइए यहाँ पे जरा। एंगल B का जो मान आ कितना आ जाएगा, 9 3 कितना 12, 120 आएगा। तो 180 में से कितना घटाएंगे, 120 आप घटा देंगे यहाँ पे। तो एंगल B का जो मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल B का मान कितना आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री आ गया। अब उसके बाद फिर से निकालेंगे त्रिभुज कितना, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ADB में लिखेंगे, ADB में लिखेंगे। तो क्या होगा, एंगल A, एंगल A, एंगल D, एंगल B, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल A का मान तो निकालना ही निकालना है, एंगल A का मान। एंगल D का जो मान 100 कितना आपका, 90 है, समकोण त्रिभुज से जो अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है। एंगल B का मान कितना दिया, 40 डिग्री दिया है, इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालेंगे एंगल A का मान 180 माइनस कितना, 130 कर लेंगे यहाँ पे। 130 कैसे, 9 4 13, 130, 130 को इधर लाएंगे, कितना माइनस हो जाएगा। तो एंगल A का जो मान निकलेगा यहाँ से घटाएंगे, 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल A का मान कितना, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों आपके यहाँ पे जो एंगल निकले हैं, ये जो दिख रहे हैं आपके सामने, क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों जो एंगल आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो अभी निकले, ये कंप्लीट आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। ये आपका अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, ये कंप्लीट आंसर
अभी आपका नहीं आया, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके सामने निकल गया यहाँ पे। अभी आपको जो लिखना है यहाँ पे क्या, हमको जो निकालना है CAD, एंगल जो निकालना है CAD, एंगल CAD क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री, और प्लस कितना है यहाँ पे CAD ये 50 आपका, कितना होगा 50, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 80 डिग्री आ जाएगा। फिर हमको निकालना एंगल यहाँ पे ADB, ये तो निकालना है CBD निकालना है, CBD निकालना है। तो आप बताइए बी कितना दिया यहाँ पे 40 डिग्री, और बाकी वो कितना है आपका निकला 60 निकला है, दोनों को जोड़ेंगे 100 डिग्री आ जाए। ये हमारा निकला कंप्लीट, यहाँ पे निकला क्या उत्तर निकला। ये जो हमारे क्या आ रहे हैं उत्तर आ रहे हैं, यही चीज, यही क्या आ रहे हैं उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे, यही क्या आ रहे हैं उत्तर आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे मिल गए, आपकी वैल्यू जो निकल गई। ठीक, चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 दिया है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाता है, तो संख्या निकालना। आपको निकालना है यहाँ पे क्या नंबर निकालना, संख्या निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको पता है 2 अंकों की जो संख्या होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक आपका रूप क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। 2 अंकों की संख्या जो होती है जैसे 10x प्लस कितना y, ये होती है एक संख्या होती है 2 अंकों की होती है, 2 अंकों की संख्या यहाँ पर होती है। x और y क्या है, चर है, x y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, x और y क्या यहाँ पे चर है लेकिन अंक दिखा रहे हैं। अंक क्या होता है 0 से लेकर 9 तक अंक होता है, 0 से लेकर 9 तक आप यहाँ पे संख्याएं रखेंगे, जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो 2 अंकों की होगी। दिखा यहाँ पे, आप बताए x का मान कितना 5 रखें, यहाँ 5 रखेंगे तो 10 गुणे कितना 5, y का मान कुछ भी रखे 9 रखिए तो कितना 10 पच्चीस 50, और 9 कितना होगा 62 होगा। देखिए 2 अंकों के मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे 2 अंकों के मिलेंगे। तो ये 2 अंकों की संख्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का जो आपका मानक रूप है, जो आप x और y के कुछ भी रखेंगे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कहने का मतलब जो 0 से लेकर 9 तक आपके होते हैं अंक होते हैं, 1 रखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, x y के रखेंगे वैल्यू, तो वो हमेशा आपकी 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर जरा ध्यान दें से 2 अंकों की एक संख्या का योग दिया है, तो हमने माना यहाँ पे क्या माना इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक कितना है x है, और दहाई जो हमने मान कितना लिया, दहाई मान लिया कितना y है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग देखा, ये अंकों का योग क्या मिलेगा, अंकों का योग, अंक यही तो है x और y है, अंकों का जो योग मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंकों का योग 12, जिस सवाल में आपका दिया है। ठीक है, आगे फिर लिखेंगे, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए, संख्या में 36 घटा जाए तो संख्या हमारे पास क्या मिलेगी, संख्या क्या मिलेगी 10x, ये तो इकाई है, क्यों ये दहाई है, तो हमारा ये इकाई जो बनेगा यहाँ पे ये x बनेगा, और दहाई कितना बनेगा, ये बनेगा। इकाई हमने क्या माना है x माना, तो इकाई हमेशा ये बनेगा। ठीक है, दहाई आपका यहाँ पाएगा जो 10 के साथ गुणा हो गया यहाँ पे, तो ये संख्या मिल गई। अब लिखेंगे आप यहाँ पे क्या, अब सवाल जो बोला है यहाँ पे क्या, संख्या में से आप क्या करें 36 घटा रहे हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो आपका प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में आपका दिया है, प्रश्न के अनुसार जो आपका यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार संख्या में से आप क्या करें 36 घटा रहे हैं, ये संख्या आपकी जो निकल के आई है 10y प्लस का x, इसमें से क्या करते हैं 36 घटाते हैं,
तो संख्या के अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। संख्या के अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, तो इनके अंकों के स्थान क्या होगा, बदलेंगे। इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पे इकाई आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे ये 10 तो रहेगा रहेगा, ये दहाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या इकाई है, ये एक्स है, तो दहाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। ये हमको मिलेगा यहाँ पे। जब आपने संख्या में से 36 घटाया तो उसके अंकों के अंक क्या, सॉरी, जो संख्या के अंकों अंक जो है आपके आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब चेंज होने के बाद क्या बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप समझिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 36 को उधर लेके जाए, 36 को उधर, बाकी ये चीज को आप इधर लेके आइए तो क्या मिलेगा, जरा बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये 10y प्लस का x है, इसको इधर लाएंगे 10x, इसको और इधर लेंगे माइनस का y, बाकी इसको इधर लेंगे कितना 36 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 36 आएगा। तो ये y 10y है, ये माइनस का y है, तो क्या यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9y आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे कितना, माइनस का 9x आ जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पे, ये 36 आपका आ जाएगा, 36 मिलेगा। सही है क्या, अरे भाई ये 10y है, ये माइनस का 1y है, तो यहाँ से घटाएंगे 9y आएगा, बाकी ये प्लस का 1x है, ये माइनस का कितना 10x है, तो यहाँ से घटाएंगे माइनस का 9x मिलेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 9 जब आप कॉमन करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन किया हमने, तो क्या मिलेगा, y माइनस x मिलेगा, क्या यहाँ पे आएगा 36, तो 9 से काटेंगे कितना, 9 चौका 36 मिलेगा यहाँ पे। तो y माइनस x कितना में आ जाएगा, y माइनस का x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण इसको हमने मान लिया क्या, 2 मान लिया। ये समीकरण आपके पास कितना है, इसको हमने नाम दिया 1 नाम दिया। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 12 है, और यहाँ पे जो दिया है y माइनस कितना दिया है, x इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। ऐसा आपका दिया है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, x से x कैंसिल, ये 2y आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, 12 कितना मिलेगा, 16। दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब y का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे y का, नीचे लिखेंगे, अब नीचे जब जाएंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे। ठीक, अब y का मान यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे आप। अब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस का y का मान क्या होगा, y का मान 8 होगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, 12 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 मिला यहाँ पे। ये y का मान आ गया यहाँ पे, ये कितना, y का मान कि x मान आ रहेगा, कहाँ पे दिमाग आ रहा है हमारा, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, x का मान आएगा ना, x का मान कितना यहाँ पे आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y के मान निकल गए यहाँ पे, ये मिल गए x और y के मान निकल गए यहाँ पे। क्यों,
ये हमारे पास क्या आ गए, एक्स और वाई के मान आ गए यहाँ पे। ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे। और ये जो मिला यहाँ पे कितना, ये भी जो निकला x इज इक्वल टू कितना, 4 निकला। तो हमारे पास संख्या पूछा, सवाल पूछा संख्या, तो लास्ट में नीचे आप लिखेंगे तो संख्या, आपके पास क्या प्राप्त होगी यहाँ पे, ये 10 इंटू में y का मान कितना भैया निकला आपका यहाँ पे, y का मान कितना निकला यहाँ पे, 8 निकला है। सही है क्या? y का मान 8 निकला है और x का मान कितना आया है, 4। x का मान यहाँ पर रखिए 4, प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पे 10 अट्ठे कितना, 80 प्लस कितना 4, ये कितना मिलेगा, 84 मिलेगा क्या? संख्या जो प्राप्त होगी ये 84 मिलेगी हमारी। सही है। अगर हमारी संख्या जो आपके पास 84, इसमें से अगर हम 36 घटाते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 7, 48 आएगा। सही है, संख्या के अंकों के अंक बदल जाएंगे यहाँ पे। ये सही है उत्तर। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया। जैसे अगर ये संख्या आपके पास 84 निकली, आपको चेक करना कि ये सही है। जैसे सवाल जो बोला है कि संख्या में से आप क्या करते हैं, जैसे अंकों का योग देखें, ये 8 और 4 क्या अंक है, इनके अंकों का योग करेंगे तो 12 आएगा। अंकों का योग कितना मिलेगा, 12। लेकिन सवाल बोला कि अगर संख्या में से हम क्या करते हैं, 36 घटा दें। संख्या आपके पास कितनी निकली, 84, इसमें से 36 जब घटाएंगे ना तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। तो ये जो आपके पास प्राप्त हुआ तो इसके अंक देखे क्या होते, चेंज होते हैं। ये यहाँ पे कितना था, दहाई था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इकाई अंक हो गया। ये देखे क्या इकाई है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे दहाई हो गया। तो अंकों के स्थान क्या होते, चेंज होते हैं। 4 के स्थान पे 8 है, तो 8 के स्थान में क्या 4 हो गया। इसका मतलब ये क्या हमारे पास ये सही निकला आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से आपको नंबर मिलेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक आ जाएगा। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा एक कुआं है, 30 रुपया प्रति घन। अब ये 30 रुपया प्रति घन क्या दिखाता है, 30 रुपया प्रति घन, ये जो दिखाता प्रति घन घन, ये दिखाता मीटर। इसका मतलब क्या, आयतन दिखाता है। हमको निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे आयतन निकालना पड़ेगा कुआं का। तो ये जो आपके सामने क्या दिया, व्यास। कुआं क्या होता है आपका, बेलनाकार होता है। कुआं क्या ऐसे होगा ना, कुआं तो ये कुआं आपका होगा बेलनाकार होगा। तो इसका जो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर सॉरी 1/3 तो उसमें होता है पाई आर स्क्वायर एच में, शंकु का होता है। इसमें जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो व्यास कितना दिया यहाँ पे है, 3 मीटर आपका जो व्यास दिया है, ये दिया व्यास। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे, 3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो गहरा का मतलब क्या दिया, गहरा का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई यहाँ पे जो दिया है, ऊंचाई कितना दिया, 14 मीटर दिया है। कितना दिया है, 14 मीटर आपका दिया है, 14 मीटर दिया है। और ये जो लागत आती है 30 रुपये प्रति घन, मतलब एक घन आपका जो यहाँ पे प्रति घन मीटर आप खोदते तो उसका जो लागत निकलता 30 रुपया निकलता है। तो पूरे कुएं का आपका खोदने कितना रुपया आएगा, तो पहले आप निकालेंगे आयतन। यहाँ पे आयतन निकालेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 आप रखिए, और ये 3/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना यहाँ पे 14 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफाई 22 कितना होगा, 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये 14 आपके सामने दिया ही है। तो क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14,
2 से काटेंगे 2 दूना और 2, ये 2 से काटेंगे 11 मिलेगा। तो 11, ये तो कटे 11 में कितना 99, ये 99 क्या मिला आयतन मिला, क्या मिला आयतन, घन मीटर मिल गया, घन मीटर। कुएं का निकल गया यहाँ पे आयतन, कुएं का निकला आयतन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एक घन मीटर, घन मीटर खोदने का जो यहाँ पे खर्च, खोदने का खर्च 30 रुपया आता है, 30 रुपया आता है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए फिर इसलिए तो कितना आपका मिलेगा यहाँ पे, इसलिए 99 घन मीटर, 99 घन मीटर खोदने का जो खर्च कितना आएगा यहाँ पे, 99 गुणे कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 3 छक 27, 27 दो कितना 29, तो ये 29, ये 7, ये 0, 2900 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये मीटर क्या मिलेगा, घन मिलेगा। इतना रुपया आपका आएगा, इतना क्या आएगा रुपया आ जाएगा, ये रुपया में सब कुछ निकलेगा हमें। ठीक है, ये सब कुछ क्या आएगा रुपया आपका आ जाएगा। इतना रुपया आपका यहाँ पे लागत लगेगा कुएं के खोदने में। यहाँ पे अगर 1 मीटर आप यहाँ पे घन खोदते हैं तो 30 रुपया, तो 99 आपको यहाँ पे घन मीटर खोदना होगा तो आपको 2900 कितना 70 रुपया पे करना पड़ेगा कुओं को खोदने में यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे आपके यहाँ पे 18 प्रश्न थे जो हमने काफी बढ़िया से सॉल्व कर लिया। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके 2021 के यहाँ पे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।